जितना तेजी से भारत का पलड़ा भारी हुआ है, जितना तेजी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा। और अगर देखा जाए तो आज अमेरिका के कारण ही पाकिस्तान का अस्तित्व है। और पाकिस्तान क्या गोल खिला रहा है, जरा सुने। हम कमजोर जरूर हैं, पर हम बराबरी चाहते हैं। तो जहां पर सबसे ज्यादा ये खजाने मौजूद हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं सेमीकंडक्टर्स का हब बनाने की बात करते? इतने खजाने हैं, लेकिन पहुंचा कौन चांद पर? आपका पड़ोसी इंडिया। राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया घुस के मारेंगे। जब घुस के मारना होता है तो बताए थोड़ी जाते, बस आते हैं, घुसते हैं और मारते और निकल जाते हैं। लेकिन घुस के मारेंगे, नुकसान आपका अपना होगा। इसका पाकिस्तान का क्या नुकसान होना है? क्या नुकसान होगा? पाकिस्तान चीज है जो इसलिए पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा किसी चीज का। पड़ोसियों को घुस के मारेंगे तो ठीक है, उनके पास तो है ही कुछ नहीं। दुश्मन जो है वो मौके की तलाश में है कि किस तरह से टेक ओवर किया जाए। कुछ ही साल पहले हमने देखा कि एक बार पहले भी भारत ने वो जो घर में घुसकर मारने की कोशिश करने वाली बात होती है, ऐसा करने की कोशिश की थी। एंटर इन पाकिस्तान और तुम्हें बताएंगे, मजा चखाएंगे, घुस के मारेंगे। जो कोई ऐसा बंदा कोई ऐसी कार्रवाई करेगा आके, उसे फिर वो वहां पे वापस जाता है तो उसका पाकिस्तान तक पीछा करेंगे और वहां पर घुस के मारेंगे। सिर्फ घुस के मारेंगे, घुस के मारा है और घुस के मारेंगे। आसान नहीं है, ये इतनी कोई बच्चों वाली बात नहीं है कि आप इस तरह से बयान दे देते हैं कि अगर आप पाकिस्तान चले जाएंगे दहशतगर्दी करके तो हम आपके घर में घुसकर मारेंगे। कि जब भारत ने 370-35A चेंज किया, रिवोक किए ये आर्टिकल्स, तो उसके बाद पाकिस्तान कहता रहा सारे आलम इस्लाम से कि प्लीज ओआईसी का कोई इजलास बुलाएं, लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क ने हिम्मत नहीं की थी भारत को नाराज करने की। यहाँ से गल्फ कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज वेलकम कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो अब पाकिस्तान अगर चाहता है कि और वॉर करना है और उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज करना है तो विल वेलकम इट। आप करिए, हम उसका जवाब अच्छा देंगे, आपको स्टोन एज पे भेज देंगे, आपकी जो इकोनॉमी है उसको माइनस में कर देंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप माइनस में जाओ, आप यूएस से और पैसा लो और आपके जो फंडर्स है कितने दिनों तक पैसा देंगे। वी ऑल्सो वांट टू सी। अब ऐसा है कि अमर जी, हमसे पीस की बात करने से मतलब नहीं है, इनके टुकड़े टुकड़े करना है, इनके पीस पीस करना है। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम अब धीरे धीरे खुलकर बोलने लगी है कि अगर इंडिया हमें घुसकर मारने की धमकी देता है तो आकर मारे, मगर नुकसान इंडिया का ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे इंडिया नुकसान पहुंचाए। अब यह धीरे धीरे पाकिस्तानी मीडिया खुलकर अपनी बदहाली का रोना मीडिया पर खुद ही दिखाने लगी है। बात बात पे पाकिस्तान इंडिया की बराबरी करने वाले मुल्क जिस तरीके से अपनी हकीकत अब मीडिया में आकर बयां कर रहे हैं वह देखने लायक है। मोदी ने जिस तरीके से स्ट्राइक की है कि पाक को न छिपाते बन रहा है और न उगलते बन रहा है। पाकिस्तान को क्यों आइसोलेट करना चाहते हैं? और कभी ये कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में तन्हा है, कभी ये कहते हैं दुनिया पाकिस्तान के साथ है, कभी ये कहते हैं पाकिस्तान दुनिया से भीख मांगता है, कभी ये कहते हैं पाकिस्तान दुनिया से बहुत ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट लेता है। मैं अभी पॉलकी शर्मा का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रही थी, जनाब ये जो पाकिस्तान का जो डच प्रॉब्लम है ये क्या है? ठीक है जी, पाकिस्तान डच कनेक्शन, पाकिस्तान का डच कनेक्शन क्या है? ठीक है, अभी हाल ही में आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले, मतलब इंडिया के अंदर, इंडिया के जो वो जैसे कहते हैं ना, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने डच डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया हुआ था और कहा था भैया पाकिस्तान को इक्विपमेंट देना बंद करें। तो मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान मेरे ख्याल को 5-6% अपना जो 5.6% जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट है वो हॉलैंड से मंगवाता है, डच से मंगवाता है। तो भाई पैसे हैं तो मंगवाता है ना, कहाँ से पैसे आते हैं? इंडिया का मतलब मैं समझना चाहता हूँ मसला क्या है, क्यों आइसोलेट करना चाहते हैं और क्यों नहीं कर पाए? हम तो समझते थे इंडिया ने हमें आइसोलेट कर दिया, हम तो ये सोच के बैठे हुए थे। वो तो इस क्राइसिस में पता चला कि पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है, इंडिया आइसोलेट हो गया। 3 जिहादियों को लिया जा रहा है और भी बहुत सारे स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, पाकिस्तान बहुत अच्छी चीजें बनाता है। तो ट्रम्प का एक ही चीज है कि जो पाकिस्तान प्रेम है, और जिस हिसाब से 9 तारीख को जब IMF की जब मीटिंग हो रही थी उनको $1 बिलियन दिया गया, तो इससे समझ में आता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत गहरे हैं। पब्लिक में वो कुछ भी बोले, और अगर देखा जाए तो आज अमेरिका के कारण ही पाकिस्तान का अस्तित्व है। आज हम कितनी भी बात कर लें कि भारत के मोदी जी से अच्छी दोस्ती है, पर जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो CIA है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उसके बहुत गहरे रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ। जैसे अभी आपको मालूम है किनारा हिल्स में जैसे ही भारत ने अटैक किया, इमीडिएटली मार्को रूबियो ने हमसे बात की। उससे पहले क्या कर रहे थे? 2 दिन पहले बोले थे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मतलब जब भी पाकिस्तान तकलीफ में आता है तो आपने देखा है कि अमेरिका कैसे न कैसे उसको बचा लेता है। तो इंडिया इज जस्ट नॉट फाइटिंग द पाकिस्तान, इट इज फाइटिंग पाकिस्तान प्लस चाइना प्लस अमेरिका प्लस टर्की। तो ये मेरा मानना है। तो आप ये समझ लीजिए आज के दिन में जो हमने जैसे फरवरी में हमने बोल दिया था
कि हम डी-डॉलराइजेशन परस्यू नहीं करना चाहते। हमने क्यों बोला था? क्योंकि डी-डॉलराइजेशन परस्यू करने में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रशिया चाहता है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। रशिया चाहता है कि वो वेस्टर्न हीजेमनी को तोड़े, अमेरिका को तकलीफ पहुँचाए। तो रशिया का ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमें क्या फ़ायदा? सेकंड चाइना डॉलर को रिप्लेस करना चाहता है अपनी करेंसी। तो आज तो अमेरिका अगर चोर है, तो चाइना डाकू है। एक ही बात है, समझ जाइए। एटलीस्ट अमेरिका से हम बातचीत कर सकते हैं, उनमें एक रीज़निंग है, एक तरह से हम उनको बोल सकते हैं। बट एक कंट्री की करेंसी जब वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी बनती है, तो उसके पास अनलिमिटेड पावर आ जाता है। वो डिक्टेट कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके हिसाब से चलते हैं। आपने देख लिया है कि जैसे स्विफ्ट नेटवर्क है, BIS है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब अमेरिकन लेड इंस्टीट्यूशंस है। चाइना अपना खुद का ऑर्डर बना रहा है ब्रिक्स में, न्यू डेवलपमेंट बैंक, शंघाई कॉर्पोरेशन, सब ठीक बरोबर है। चाइना की इकोनॉमी आज $20 ट्रिलियन की है, अमेरिका की $30 ट्रिलियन की है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है 10 ट्रिलियन का। बट अमेरिका के पास जो है, अमेरिका का डेब्ट टू GDP है 125%, चाइना का है 300%। तो हमें ये देखना है कि कौन-सी करेंसी हमारे लिए बढ़िया है। सबसे पहले तो मेरा मानना है कि कोई भी कंट्री की नेशनल करेंसी, रिज़र्व करेंसी होनी भी नहीं चाहिए। बट क्या ब्रिक्स करेंसी आनी चाहिए? तो ब्रिक्स करेंसी में मैं बोलता हूँ नहीं, क्योंकि ब्रिक्स में सबसे बड़ा जो स्टेक है, वो चाइना का है, डिस्प्रोपोर्शनेट है, 2/3 है और चाइना आर्म ट्विस्ट करके अपना काम करवा लेगा। आपको मालूम है यूरोज़ोन में सबसे बड़ा स्टेक किसका है? जर्मनी का। इनफैक्ट अगर जो कॉन्सेप्ट है यूरोज़ोन का, उसमें भी आपने देखा कि जर्मनी की चलती है, बाकी कंट्रीज़ की नहीं चलती। तो आप ये समझ लीजिए भारत जो परस्यू कर रहा है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, जिसके अंदर वो लोकल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है बहुत सारी कंट्रीज के, जैसे रशिया के साथ किया उसने, और भी आपने देखा है कि हमने यूएई से भी बात कर रहे हैं। भारत साइन कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट्स, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। देखिए अब जब ट्रेड लोकल करेंसी में होता है तो डॉलर का यूसेज कम हो जाता है। सेकेंड, भारत का इंटरनेशनलाइज कर रहा है अपना यूपीआई, जो अपना डिजिटल जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके कारण वो ट्रांसफर ऑफ मनी कर सकता है, वो यूपीआई है। और यूपीआई का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सारे देशों को ऑफर भी कर दिया है और उसको बोल दिया कि हम बनाने को तैयार है और आपके यूपीआई को हमारे यूपीआई के साथ इंटरग्रेट कर सकते हैं। अभी बताया जाता है कि 6 से 7 कंट्रीज के अंदर तो यूपीआई चल रहा है, तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि और एक और एक चीज देखिए, भारत ने अपने खुद के बॉन्ड्स निकालने चालू कर दिए रुपीज में, पर भारत का एक इकोनॉमी साइज कितना है? 4 ट्रिलियन। भारत की करेंसी तब तक दमदार नहीं बन सकती जब तक हमारी जीडीपी नहीं बनती। एक चीज है कि लोगों को लग रहा होगा कि रशिया, इंडिया और चाइना अमेरिका को हिला सकता है, डेफिनेटली हिला सकता है, पर आप सोचिए अमेरिका ऐसे ही चुप बैठेगा? आज डॉलर जो उसकी सर्वाइवल है, अमेरिकन मिलिट्री उसको सपोर्ट करता है, क्या वो चुप बैठा रहेगा? आपने देखा विश्व में हर जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया और यूक्रेन, इजराइल और हमास, भारत पाकिस्तान, चाइना ताइवान, चाइना फिलीपींस। तो ये सब वो जानबूझ के अमेरिका करवाता है ताकि उन कंट्रीज के अंदर ज्यादा इकोनॉमिक स्पेंडिंग हो डिफेंस के ऊपर, उसमें भी वो जो अपोजिंग कंट्री जो रहती है इनको इस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी जहां अलग थलग पड़ती दिख रही है, वहीं दुनिया में भी उसकी किसी तरीके की कोई मदद अभी तक खुलकर इंडिया के विरुद्ध नहीं आया है। पाकिस्तान इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है कि पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह भारत के खिलाफ कैसे अपनी वार को आगे बढ़ाए। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर पूरी तरीके से एक तरफ इंडस वाटर ट्रीटी, दूसरी तरफ पाकिस्तान में खुलकर उसके देश में घुसकर उसकी बदनामी कराई और उसके अपने रखे विदेशी हथियार केवल मूक दर्शक बने रहे। भारत ने ताबड़तोड़ एक्शन कर उसके एक के बाद एक 11 एयरबेस को उड़ा दिया और पाकिस्तान ताकता रह गया। अब वह अपने मुल्क को ही बेवकूफ़ बना रहा है कि हमने भारत के 4 हवाई जहाज गिरा दिए, लेकिन भारत ने एक भी न तो अपने विमान को नुकसान पहुंचा और न किसी पायलट को। भारत सुरक्षित अपने अंजाम को देते हुए वापस अपने मुल्क पहुंच गया। पाकिस्तान इन दिनों बुरी दौर से गुजर रहा है और वह अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भारत पर प्रॉक्सी वार लगातार खेल रहा है। वह दुनिया के मुल्क को बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ अपने भी मुल्क के लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कतई पीछे नहीं है। आज़ादी के बाद से पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मेन लक्ष्य रहा है कि वह इंडिया को परेशान करे, चाहे जैसे जिस हद तक जा गिर सके वो गिर कर भारत को हमेशा परेशान करने की नए नए तरीके ईजाद करता रहता। उसी क्रम में वह आज तक लगा हुआ है और अपने देश के पिछड़ेपन, गरीबी और बदहाली का लगातार उससे अपना मुंह फेरे हुए है। लेकिन अब उसकी आवाम इस कदर विद्रोह पर उतर आई है कि अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है। एक तरफ बलूच और दूसरी तरफ टीटीपी ने जिस तरीके से पाकिस्तान में एक के बाद एक जिहादी हमले करने शुरू कर